क्या कोई इस बात पर आसानी से यकीन कर लेगा कि दुनिया के सबसे सूखे और बंजर रेगिस्तान, मतलब एकदम शुष्क जगह, वो जमीन के बीचों बीच नहीं बल्कि अथाह पानी से भरे महासागरों के ठीक बगल में मौजूद हैं? हम्म पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल किसी विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब जहाँ इतना पानी है वहां सूखा कैसे हो सकता है ना? बिल्कुल। या फिर क्या समंदर के बीचों बीच कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जिसे लोग आग का घेरा कहते हों? आज के इस गहन विश्लेषण में हम उसी अदृश्य सिस्टम को डिकोड कर रहे हैं जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए भूगोल और महासागरों से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और लूसेंट जीके पर आधारित अध्ययन सामग्री का एक शानदार डॉसियर है। सही कहा। और हमारा मिशन सिर्फ कुछ भौगोलिक तथ्यों को ऐसे ही रटना या दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे पृथ्वी का 71% हिस्सा, यानी जो जल है, वो बाकी बचे 29% जमीन के मौसम, व्यापार और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व को हर पल कैसे नियंत्रित कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी के इस विशाल और रहस्यमयी जल तंत्र की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमें उन विशाल बेसनों से करनी होगी, यानी उन महासागरों की मूल संरचना को समझने से, जिनमें ये पूरा का पूरा जल तंत्र बसा हुआ है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 बड़े महासागर हैं। हम्म। अगर हम सबसे बड़े और गहरे महासागर की बात करें, तो वो प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशन। इसका आकार इतना इतना विशाल है कि इसमें दुनिया की सारी जमीन एक साथ समा सकती है। अरे वाह! सारी जमीन एक ही महासागर में? हाँ बिल्कुल, और इसी में दुनिया की सबसे गहरी खाई, जिसे मारियाना गर्त कहते हैं, वो मौजूद है। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है ना, वो चैलेंजर डीप कहलाता है। इसकी गहराई का अंदाजा आप मतलब हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा करके इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से मीलों नीचे रह जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था ये। एकदम सही, वो पूरी तरह से डूब जाएगा और फिर भी काफी जगह बच जाएगी। ये कल्पना करना भी थोड़ा डरावना सा लगता है। इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होगा कि इंसान का टिकना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन प्रशांत महासागर के नोट्स पढ़ते हुए एक चीज ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था। अच्छा, कौन सी चीज? वहां वहां रिंग ऑफ फायर यानी आग के घेरे का जिक्र है। अब सोचने वाली बात है कि महासागर के बीच में जहां इतना पानी है, वहां आग का क्या काम? क्या ये सिर्फ कोई मेटाफर है या सच में पानी के अंदर कुछ जल रहा है? ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक बहुत ही उग्र भौगोलिक वास्तविकता है। अच्छा। हाँ, असल में प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो लगातार आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे के नीचे खिसक रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स। बिल्कुल। इस घर्षण और भारी दबाव के कारण इस पूरे किनारे पर दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। पानी के भीतर और किनारों पर आग उगलते हुए ज्वालामुखी हर वक्त सक्रिय रहते हैं। ओह, तो इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हाँ, और ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि महासागर सिर्फ पानी का कोई शांत तालाब नहीं है, बल्कि इसके ठीक नीचे हमारी पृथ्वी लगातार उबल रही है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। खैर, प्रशांत महासागर के बाद हमारे स्रोतों में अटलांटिक महासागर का जिक्र है, जो आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है। इसका आकार नोट्स में अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा बताया गया है। जी हाँ, और अटलांटिक महासागर की जो सबसे दिलचस्प बात है, वो इसका सिर्फ आकार नहीं है, बल्कि इसके ठीक बीचों बीच मौजूद मध्य अटलांटिक कटक है, जिसे मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक, ये क्या होता है? इसे हम पृथ्वी की एक विशाल अंडरवाटर जिप या एक चेन की तरह समझ सकते हैं। ये असल में समुद्र के भीतर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो पूरी तरह से पानी के नीचे छिपी हुई है। क्या बात कर रही हैं? पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? बिल्कुल। और यहाँ से पृथ्वी के भीतर का जो मैग्मा है, वो लगातार बाहर आ रहा है और नई जमीन का निर्माण कर रहा है। ये बहुत ही एक्टिव भौगोलिक क्षेत्र है। पानी के नीचे इतनी बड़ी हलचल। और फिर आता है हमारा हिंद महासागर, जो मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच घिरा हुआ है। हाँ, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन जब मैं स्रोतों को गहराई से देख रहा था, तो हिंद महासागर मुझे किसी निर्जीव पानी के गड्ढे के बजाय एक जीवित, सांस लेने वाले जीव की तरह महसूस हुआ।
वो कैसे? मतलब ऐसा लगता है जैसे ये महासागर हवा के साथ कोई तालमेल बिठाकर चल रहा हो। नोट्स ये बताते हैं कि मानसूनी हवाओं के कारण हिंद महासागर की धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं पूरी तरह बदल लेती हैं। हाँ, ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये प्रकृति के सिंक्रोनाइजेशन का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आमतौर पे क्या होता है कि महासागरीय धाराएं साल भर एक ही दिशा में बहती हैं, लेकिन हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं का प्रभाव इतना ताकतवर होता है कि वे महासागर के पानी को अपनी मर्जी के मुताबिक बहने पर मजबूर कर देती हैं। तो मतलब मौसम के हिसाब से बहाव बदल जाता है। बिल्कुल, गर्मियों में पानी एक दिशा में बहता है और सर्दियों में जब हवा का रुख बदलता है तो पानी का प्रवाह भी पूरी तरह से पलट जाता है। वाह! यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये महासागर और हमारे वायुमंडल के बीच के उस गहरे संबंध को उजागर करता है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे हवा और पानी एक साथ कोई नृत्य कर रहे हों। ये सच में बहुत काव्यात्मक भी है और वैज्ञानिक भी। बाकी दो महासागरों का जिक्र भी संक्षेप में कर ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो है अंटार्कटिका के चारों ओर फैला दक्षिणी महासागर, जो पूरी दुनिया के जल परिसंचरण में एक रिंग की तरह काम करता है। इसमें एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट बहती है। सही कहा। और दूसरा है उत्तरी ध्रुव के पास बर्फ से ढका आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा है। हाँ, और वहां समुद्री बर्फ का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हिंद महासागर का पानी हवा के साथ अपनी दिशा बदल लेता है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब क्या समुद्र का इतना सारा पानी सिर्फ हवा के झोंकों के भरोसे चल रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और भी ताकत है जो इन अरबों गैलन पानी को एक निश्चित दिशा में लगातार धकेलती है? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि महासागरीय धाराएं आखिर पैदा कैसे होती हैं? ये बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि महासागर के जल का एक निश्चित दिशा में लगातार या नियमित रूप से बहना ही महासागरीय धारा यानी ओशन करंट कहलाता है। जैसे जमीन पर नदियां बहती हैं, कुछ वैसा ही? एकदम वैसा ही। समुद्र के अंदर भी पानी की विशाल नदियां बह रही हैं। अब हवाएं निश्चित रूप से सतह के पानी को धकेलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ हवा ही सब कुछ नहीं है। तो और क्या-क्या चीजें हैं जो इसे चलाती हैं? तापमान में अंतर, पानी की लवणता यानी नमक की मात्रा, पानी का घनत्व, तटरेखा की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी का घूर्णन, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल इंजन बनाते हैं जो इन धाराओं को चलाता है। यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करते हैं तो हमारे अध्ययन सामग्री में कोरियोलिस प्रभाव का जिक्र किया गया है। कोरियोलिस इफेक्ट। हाँ, उसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी के घूमने के कारण पानी मुड़ जाता है। लेकिन कैसे? मतलब अगर पानी को भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बहना है तो वो सीधे सीधे क्यों नहीं बहता? क्या वो रास्ता भूल जाता है? नहीं, पानी का सीधे न बह पाना कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध भौतिक विज्ञान है। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के आकार को देखना होगा। ठीक है। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। अब सोचिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों पर सबसे कम। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने के लिए भूमध्य रेखा के हिस्से को ध्रुवों की तुलना में बहुत तेजी से घूमना पड़ता है, लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, तो इक्वेटर का जो पानी है वो पहले से ही बहुत तेज रफ्तार से पूर्व की ओर घूम रहा है। बिल्कुल सही पकड़े। अब मान लीजिए हम एक घूमते हुए गोल झूले पर बैठे हैं, जैसे वो मेरी गो राउंड होता है ना। हाँ। अगर हम बीच से किनारे की तरफ कोई गेंद फेंकें तो वो गेंद सीधी नहीं जाएगी, वो एक तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि झूला तो लगातार घूम रहा है। अरे हाँ, क्योंकि गेंद जब तक किनारे पहुंचेगी, किनारा आगे खिसक चुका होगा। एकदम सही। इसी तरह जब इक्वेटर का वो गर्म पानी उत्तर की तरफ बहना शुरू करता है तो वो अपनी उस तेज पूर्वी रफ्तार को अपने साथ लेकर जाता है। और जैसे जैसे वो उत्तर में पहुंचता है, जहां पृथ्वी अपेक्षाकृत धीमी गति से घूम रही है, पानी उस जमीन से आगे निकल जाता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। ओह, तो मतलब पानी सीधा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। इसी कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में बहने वाला पानी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाला पानी बाईं ओर मुड़कर विशाल चक्र बनाता है।
ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये अदृश्य शक्ति पूरे वैश्विक जल परिसंचरण का एक नक्शा तैयार कर देती है। बिल्कुल। और पानी के इस तरह मुड़ने और बहने से दो तरह की महासागरीय नदियां बनती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। सही कहा। जो पानी भूमध्य रेखा के पास से ध्रुवों की ओर जाता है वो जाहिर है गर्म होगा, और जो पानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ वापस आता है वो ठंडा होगा। हाँ, ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। नोट्स में अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम का जिक्र है, जो एक गर्म धारा है। मुझे तो ये पृथ्वी के किसी विशाल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तरह लगती है। स्रोत बताते हैं कि ये मैक्सिको की खाड़ी से बहुत सारा गर्म पानी लेकर उत्तर की ओर यूरोप की तरफ जाती है। गल्फ स्ट्रीम की ताकत का अंदाजा लगाना भी सच में मुश्किल है। क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सभी नदियों के कुल पानी से भी कहीं ज्यादा पानी हर सेकंड बहाकर ले जाती है? क्या बात कर रही हैं? सारी नदियों से ज्यादा। हाँ, और जब ये विशाल गर्म पानी की नदी पश्चिमी यूरोप के तटों के पास पहुंचती है तो इसका असर सच में चमत्कारिक होता है। वो कैसे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर ये गल्फ स्ट्रीम न हो तो ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों की सर्दियां इतनी भयानक होंगी कि वहां सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। वहां बंदरगाह सर्दियों में खुले ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक गर्म पानी की नदी जमीन को कैसे गर्म रख सकती है? मतलब क्या ये सिर्फ किसी कमरे के रेडिएटर की तरह काम करती है कि बस पास से गुजरी और गर्मी दे दी? ये उससे भी कहीं ज्यादा जटिल काम करती है। जब गल्फ स्ट्रीम जैसी कोई गर्म धारा बहती है तो उस विशाल गर्म पानी से बहुत भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, यानी इवेपोरेशन। तो हवा में भाप बन जाती है। बिल्कुल, हवा में नमी भर जाती है। और जब ये गर्म और नम हवा जमीन की तरफ बढ़ती है तो ये न सिर्फ तटीय तापमान को जमने से रोकती है बल्कि वहां बारिश भी लाती है। अच्छा। यानी ये जो धाराएं हैं ये किसी जगह के मौसम को, वहां की कृषि को और एक तरह से वहां पनपने वाली पूरी सभ्यता को आकार दे रही हैं। ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। और इसके ठीक विपरीत ठंडी धाराएं भी काम करती होंगी। हाँ जी। जैसे अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर धारा है, प्रशांत में जापान के पास ओयाशियो धारा है और अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया धारा। हाँ, ये सभी ठंडी धाराएं हैं। ये ध्रुवों का भारी और ठंडा पानी नीचे इक्वेटर की तरफ लाती हैं। और ये हमारी पृथ्वी का अपना प्राकृतिक थर्मोस्टैट है। आप देखिए, प्रकृति हमेशा एक संतुलन बनाती है। अगर दुनिया में सिर्फ गर्म धाराएं हो तो इक्वेटर पूरी तरह उबलने लगेगा और ध्रुव हमेशा के लिए जम जाएंगे। ठंडी धाराएं उस अतिरिक्त गर्मी को सोखने और तटीय इलाकों के तापमान को संतुलित करने का बहुत ही अहम काम करती हैं। हमने ये तो समझ लिया कि गर्म धाराएं वाष्पीकरण के जरिए बारिश लाती हैं और ठंडी धाराएं तापमान कम करती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे से सीधे टकराती हैं? ओह, वो तो बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक उदाहरण का जिक्र है जहां ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं। जब दो विपरीत स्वभाव वाली धाराएं मिलती हैं ना, तो वहां का नजारा सच में देखने लायक होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का क्षेत्र है। न्यूफाउंडलैंड? अच्छा। हाँ, यहाँ दक्षिण से मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम और उत्तर में आर्कटिक से आने वाली ठंडी लैब्राडोर धारा आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं। गर्म और ठंडे पानी का ये टकराव, मुझे लगता है वहां तो भयंकर घना कोहरा पैदा हो जाता होगा। मैंने फिल्मों में ऐसा देखा है। वहां पानी के जहाजों को नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, वो कोहरा तो इतना घना होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो कोहरा तो इस टकराव का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। पानी के ठीक नीचे एक दूसरा ही चमत्कार हो रहा होता है। पानी के नीचे वहां क्या होता है? इसी से ऊपर सतह पर आ जाते हैं। हाँ, जैसे अपवेलिंग कहते हैं। हाँ, और ठंडे पानी में ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होती है। ये सब कुछ मिलकर प्लैंकटन, जो कि बहुत ही सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट खाद का काम करते हैं। अच्छा, तो प्लैंकटन को बहुत सारा खाना मिल जाता है? बिल्कुल, प्लैंकटन वहां बहुत तेजी से पनपते हैं। अब जहां इतने सारे प्लैंकटन होंगे, उन्हें खाने के लिए छोटी मछलियां भारी तादाद में आती हैं। और जाहिर है छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां भी आ जाती हैं। मतलब जो जगह ऊपर से देखने में धुंधली, कोहरे से भरी और बहुत खतरनाक लग रही है, पानी के अंदर वो जीवन से पूरी तरह भरी हुई है। एक तरह की दावत चल रही है वहां। एकदम सही। इसीलिए जहां जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास या फिर जापान के पास जहां गर्म कुरोशियो और ठंडी ओयाशियो धारा मिलती है, वे दुनिया के सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र बन जाते हैं। मतलब दुनिया के सबसे रिच फिशिंग ग्राउंड्स। हाँ,
ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का सबसे व्यस्त चौराहा बन जाता है। ये बहुत ही शानदार है कि कैसे दो बिल्कुल विपरीत चीजें मिलकर इतने समृद्ध जीवन का निर्माण करती हैं। लेकिन इस पूरे डॉसियर में एक और चीज है जो मुझे सबसे सबसे ज्यादा हैरान करती है। वो क्या? शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान महासागरों के ठीक बगल में क्यों हैं? और हमारे सोर्सों से साफ पता चलता है कि ठंडी धाराएं ही दुनिया के बड़े बड़े मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? पानी से सूखा कैसे पड़ सकता है? ये बात क्रिटिकल थिंकिंग की किसी भी कसौटी पर पहली नजर में तो खरी नहीं उतरती। ये विरोधाभास प्रकृति के सबसे सुंदर और जटिल रहस्यों में से एक है। लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही तार्किक है। वो कैसे? होता यह है कि जब कोई ठंडी महासागरीय धारा किसी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे से बहती है, जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास बहने वाली ठंडी पेरू या हम्बोल्ट धारा, पेरू धारा, तो वो धारा अपने संपर्क में आने वाली जो ऊपर की हवा है उसे बहुत ज्यादा ठंडा कर देती है। और हम ये बेसिक साइंस जानते हैं कि ठंडी हवा में नमी सोखने की क्षमता गर्म हवा के मुकाबले बहुत कम होती है। एकदम सही। ठंडी हवा भारी होती है और वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती, और जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो वाष्पीकरण लगभग शून्य हो जाता है। अच्छा। अब आप खुद सोचिए, जब हवा ऊपर ही नहीं जाएगी तो संघनन यानी कंडेंसेशन कैसे होगा? बादल कैसे बनेंगे? और जब बादल ही नहीं बनेंगे तो बारिश का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए तटीय इलाके में अथाह महासागर के इतना करीब होने के बावजूद हवा एकदम शुष्क रहती है। वहां समुद्र से सिर्फ ठंडी धुंध या कोहरा आ सकता है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। अब मुझे समझ में आया। पानी भरपूर मौजूद है, लेकिन उस पानी की ठंडक ही उसे वाष्प बनकर जमीन तक पहुंचने से रोक रही है। हाँ, और इसी ठंडी हम्बोल्ट धारा के कारण ही चिली और पेरू के पास अटाकामा मरुस्थल बना है, जो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। अटाकामा मरुस्थल। और मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में ऐसे कुछ और भी उदाहरण थे। बिल्कुल। इसी तरह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पास ठंडी बेंगुएला धारा बहती है, जिसने वहां नामी मरुस्थल बना दिया। और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के पास बहने वाली ठंडी कैनरी धारा तो विशाल सहारा मरुस्थल की शुष्कता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये साफ दिखाता है कि जमीन का भूगोल काफी हद तक महासागर के पानी के तापमान से तय हो रहा है। मतलब जमीन का सूखापन पानी की ठंडक पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम, ये हवाएं, ये धाराएं, मरुस्थल, बारिश, सब कुछ इतनी सटीक घड़ी की तरह काम करता है, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मौसम हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, कभी कभी बहुत भयंकर बदलाव आते हैं। और यहीं पर प्रशांत महासागर अपना असली रंग दिखाता है। हर कुछ सालों में प्रशांत महासागर का ये जो परफेक्ट सिस्टम है ना, वो टूट जाता है। इस घटना को हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो। हाँ, ये कोई छोटी मोटी मौसमी घटना नहीं है, ये पूरे वैश्विक मौसम के ड्रामे का मुख्य विलन है। एल नीनो का नाम तो हमने न्यूज में बहुत बार सुना है। स्रोतों में लिखा है कि इसका मतलब है मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म हो जाना। लेकिन इतना सारा पानी अचानक से गर्म कैसे हो जाता है? क्या समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है? नहीं, ज्वालामुखी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य कारण हवा और पानी का आपसी संबंध है। इसे ऐसे समझिए, सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर के ऊपर जो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें होती हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ। बिल्कुल। और ये तेज हवाएं अपने साथ सतह के गर्म पानी को धकेलकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है। इसके बदले में दक्षिण अमेरिका यानी पेरू के तट पर समुद्र के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जो अभी हमने बात की पोषक तत्वों से भरा होता है। अच्छा, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, लेकिन एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स अचानक से कमजोर पड़ जाती हैं। हवा कमजोर हो गई। हाँ, और जब हवा का धक्का कम हो जाता है तो एशिया के पास इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा गर्म पानी वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ बहने लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बाथटब में पानी वापस छलक कर आता है ना, जिसे स्लॉश करना कहते हैं। ओह, तो अब पेरू के तट पर ठंडे पानी की जगह अचानक से गर्म पानी आ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पूरा इकोसिस्टम पलट जाता है।
जब पेरू के तट पर गर्म पानी आता है तो नीचे से वो जो पोषक तत्व ऊपर आ रहे थे वो रुक जाते हैं। अपवेलिंग रुक जाती है। बिल्कुल, प्लैंकटन खत्म हो जाते हैं, लाखों मछलियां भूखी मर जाती हैं और वहां का पूरा मत्स्य उद्योग तबाह हो जाता है। ये तो बहुत भयानक है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अब गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पास आ गया है तो सारा वाष्पीकरण और बादल भी वहीं बनते हैं। जो जगह आमतौर पर ठंडी धारा के कारण सूखी रहती थी, वहां एल नीनो के कारण भयंकर बारिश और बाढ़ आ जाती है। और इसका असर हमारे भारत पे भी पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब सारे बारिश वाले बादल प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में शिफ्ट हो गए तो एशिया और भारत के हिस्से में क्या बचा? सिर्फ सूखा। यही कारण है कि एल नीनो भारत के मॉनसून को बहुत कमजोर कर देता है और यहाँ सूखे की स्थिति बन जाती है। एकदम सही विश्लेषण किया। हमारे स्रोतों में ला नीना का भी जिक्र है जो इसका ठीक उल्टा बताया गया है। हाँ, ला नीना में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो कमजोर होने के बजाय सामान्य से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अच्छा, तो हवा और तेज हो गई? हाँ, तो वे और भी ज्यादा गर्म पानी एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा असामान्य रूप से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और एशिया की तरफ गर्म पानी आने से बारिश बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, ला नीना के समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारी बारिश होती है, कभी कभी तो भयंकर बाढ़ आ जाती है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रशांत महासागर के एक हिस्से में पानी का तापमान सिर्फ कुछ डिग्री बदलने से हजारों किलोमीटर दूर भारत के किसानों की फसल तय होती है। ये सब सुनकर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि महासागर सिर्फ पानी के बड़े शांत गड्ढे नहीं है, वे एक बेहद जटिल, जीवंत और गतिशील प्रणाली है। एकदम सही। एक ऐसा सिस्टम जिसमें गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म विशाल नदियां बह रही हैं जो अकेले पूरे यूरोप को जमने से बचा रही हैं, जिसमें पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला कोरियोलिस प्रभाव काम कर रहा है जो अरबों गैलन पानी को एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। और जहां गर्म और ठंडे पानी का टकराव घने कोहरे के साथ साथ मछलियों के लिए एक स्वर्ग भी बना रहा है। बिल्कुल, और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां ठंडी धाराएं इतनी ताकतवर हैं कि वे बादलों को बनने से रोककर महासागर के ठीक बगल में आटाकामा और नामिब जैसे दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान बना देती हैं। और ये सारी गति, ये सारा का सारा प्रवाह सिर्फ तापमान और पानी के घनत्व के बेहद सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ है। ध्रुवों का भारी और खारा पानी नीचे बैठता है और इक्वेटर का हल्का और गर्म पानी सतह पर ऊपर बहता है। ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है जो सदियों से बिना रुके लगातार चल रही है। इसी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की बात से एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना विचार भी मन में आता है। कैसा विचार? पानी के नमक यानी उसकी लवणता के अंतर से चलती हैं। खारा और ठंडा पानी भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठता है और ये पूरा चक्र चलता रहता है। यही इसका मुख्य विज्ञान है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तरी ध्रुव और ग्रीनलैंड की सारी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगे तो क्या होगा? बहुत सारा मीठा और ठंडा पानी अचानक से समुद्र में मिल जाएगा। और मीठा पानी खारे पानी जितना भारी नहीं होता। बिल्कुल, अगर पानी का घनत्व कम हो गया और वो भारी होकर नीचे नहीं बैठा तो क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में पृथ्वी को गर्म रखने वाली गल्फ स्ट्रीम जैसी ये विशाल महासागरीय नदियां हमेशा के लिए रुक सकती हैं? ये तो सच में बहुत ही गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ना? और अगर सच में महासागरों का ये इंजन बंद हो गया तो हमारी इस दुनिया का, हमारे मौसम का नया नक्शा कैसा दिखेगा? क्या यूरोप फिर से किसी नए हिमयुग यानी आइस एज में चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बौद्धिक यात्रा को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। दुनिया के अद्भुत रहस्यों को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। भविष्य में भी हम ऐसे ही और रहस्यों को डिकोड करने के लिए वापस आते रहेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को और खासकर प्रकृति को एक नई और गहरी नज़र से देखते रहिए।